नमस्कार साथियों, मैं वीरेंद्र सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी पर। हम चर्चा कर रहे थे रीट लेवल 2 मेंस साइंस की, और सबसे पहले अपन ने शुरुआत करी है बायोलॉजी की, ठीक है। और उसके अंदर अपन ने कोशिका कंप्लीट कर दिया, उसके क्वेश्चन भी जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए, ठीक है। 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं मैं, ये चौथा वीडियो है जिसके अंदर अपन लोग उत्तक की बात करेंगे, जिसमें पादप उत्तक और जंतु उत्तक की अपन बात करेंगे, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। ये जो 4th वीडियो है, वैसे तो कोशिका अपनी कंप्लीट हो गई थी, लेकिन छोटा सा एक टॉपिक मेरे हिसाब से रह गया था, विषाणु। हालांकि वो इतना है नहीं, लेकिन है भी वो भी कोशिका, इसलिए पूछ सकते हो उसमें से क्वेश्चन। तो सबसे पहले 2 मिनट का है, अपन उसको देख लेते एक बार विषाणु को, ठीक है। उसके बाद अपन अपने टॉपिक पे चलेंगे। ये देखिए, जितने भी लास्ट वीडियो है उनका जो आपके दिया हुआ है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है। देखिए, अब बात करते हैं अपन विषाणु को। विषाणु क्या है? विषाणु को अपन जनरली ये कहते हैं कि ये जो है सजीव और निर्जीव के बीच की क्या है, कड़ी है, ठीक है ना। यानी ना तो सजीव है ना निर्जीव है, ना पूरा सजीव है ना पूरा निर्जीव है। तो ये क्या है? तो विषाणु को अपूर्ण कोशिका माना गया है। कैसी कोशिका माना गया है? अपूर्ण कोशिका माना गया है विषाणु को, ठीक है। इसमें केवल आनुवंशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए पाया जाता है। सिर्फ क्या पाया जाता है? डीएनए और आरएनए, दूसरी कोई चीज नहीं पाई जाती। ऐसा भी कह सकते हैं कि जो कोशिका के 4 लक्षण होते हैं, उन 4 लक्षणों में से सिर्फ एक लक्षण पाया जाता है, वो भी कौन सा? आनुवंशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए। इनमें स्वयं की जैव रासायनिक संश्लेषण प्रक्रिया नहीं पाई जाती। ये केवल जीवित प्राणी में ही जनन कर सकते हैं। यानी ये विषाणु है, ठीक है, ये बाहर वातावरण में पड़ा है तब तक तो ये क्या है? निर्जीव है। वातावरण में पड़ा है तब तक क्या है? निर्जीव। लेकिन जैसे ही ये किसी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी हो चाहे जानवर हो चाहे पौधा हो, जैसे ही ये किसी बॉडी के अंदर इंटर करेगा तो ये क्या करता है? उस सजीव की जो जैव रासायनिक संश्लेषण प्रक्रिया है, यानी अपनी बॉडी की जो प्रोसेस है, जैव रासायनिक संश्लेषण प्रक्रिया, जिसके द्वारा अपन उपापचय क्रियाएं वगैरह करते हैं, उसको अपनाकर ये क्या करता है? प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल का स्रावण करता है और अपनी संख्या में क्या करता है? वृद्धि करता है, ठीक है। तो देखिए, खुद की जैव रासायनिक संश्लेषण प्रक्रिया नहीं होती। विषाणु सजीवों की जैव संश्लेषण प्रक्रिया का उपयोग कर प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल का क्या करता है? संश्लेषण। विषाणु किसका संश्लेषण करता है? ध्यान रखना, प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल। किसका? प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल। अब देखिए, वायरस को क्रिस्टल कणों के रूप में बोतलों में भरकर रख सकते हैं। ये लाइन दिखने में नॉर्मल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कि निम्न में से किस सूक्ष्म जीव को क्रिस्टल कणों के रूप में अपन सुरक्षित रख सकते हैं या बोतल में डाल के रख सकते हैं? कौन है? वायरस, ठीक है। वायरस का आकार 30 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर, 30 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर। नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर कितना होता है? 10 की घात -9, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 30 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर। अपन ने कोशिका के अंदर पढ़ा था एंगस्ट्रॉम था, अपन ये पढ़ रहे हैं क्या है? नैनोमीटर है। वायरस के प्रत्येक कण को विरियन, इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना, याद कर लेना, वायरस के प्रत्येक कण को क्या कहते हैं? विरियन। और इस कण के चारों ओर प्रोटीन का क्या होता है? आवरण, जिसको क्या कहते हैं? कैप्सिड। क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। प्रोटीन के प्रत्येक कण को क्या कहेंगे? विरियन। इसको क्या कहेंगे? कैप्सिड। बात समझ में आएगी? ठीक है, आगे चलते हैं। अब पोषण के आधार पर विषाणु के प्रकार रहे। पोषण के आधार पर विषाणु के प्रकार, पहला है प्राणी वायरस, फिर है पादप वायरस, फिर है जीवाणु भोजी वायरस, ठीक है। प्राणी वायरस का मतलब अपन बोलते हैं ना, वायरस जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग, यानी जो जंतुओं के अंदर, यानी मनुष्य और जो दूसरे जानवर है उनके अंदर वायरस जो होता है या जिसकी वजह से रोग होते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्राणी वायरस। सिर्फ जंतु कोशिकाओं में होता है, ठीक है। डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं।
जबकि पादप वायरस इसमें सामान्यतः क्या पाया जाता है रे? आरएनए। क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है। फिर है जीवाणु भोजी वायरस, इसमें डीएनए पाया जाता है। देखो इसमें दोनों है, इसमें केवल आरएनए है, इसमें केवल डीएनए है। अब देखिए एक नाम है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, T4 वायरस। क्या नाम है? T4 वायरस। ये क्या है? एसेरिकिया कोलाई जीवाणु का परजीवी है। नाम कहीं है? एसेरिकिया, कहीं नाम है? एसेरिकिया कोलाई जीवाणु का परजीवी है। देखो है क्या? ये बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया की फॉर्म में कौन है? वायरस। ध्यान रख लेना, ये तो जीवाणु है, जीवाणु और वायरस अलग अलग है, ये जीवाणु है, ठीक है। इसकी फॉर्म में ये क्या है? वायरस है। नाम क्या है? एशेरिकिया कोलाई। क्या नाम है? एशेरिकिया कोलाई। ये छोटा सा था, आपने क्या कहते हैं, विषाणु, इसको अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं अपने आज के टॉपिक उत्तक के ऊपर। उत्तक क्या होता है? ठीक है, अपन ने जब शुरुआत करी थी तब शुरुआत करी थी कोशिका की, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं उत्तक की। तो जो कोशिका होती है वो सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक क्या होती है? इकाई होती है, ठीक है ना। जब छोटी छोटी कोशिकाओं के समूह आपस में जुड़ते हैं और एक इकाई के रूप में काम करते हैं, समझना क्या बोला, कि जब छोटी छोटी कोशिकाएं आपस में जुड़ती है, ठीक है ना, और एक इकाई के रूप में काम करती है, तो उस यूनिट को, उस इकाई को अपन क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तक। उत्तक दो प्रकार के होते हैं। उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक तो उत्तक होता है पादप उत्तक, एक उत्तक होता है जंतु उत्तक। एक उत्तक कौन सा? पादप उत्तक। एक उत्तक कौन सा? जंतु उत्तक। समझ में आ गई? आज अपन डिस्कस करने वाले हैं पादप उत्तक के बारे में। देखिए, पादप उत्तक जो पादपों में पाया जाएगा, दो प्रकार का है, विभज्योतक, स्थायी उत्तक, ठीक है। विभज्योतक के अंदर फिर तीन है, शीर्षस्थ, अंतर्वेशी और पार्श्वीय। देखो पादप उत्तक मुख्यतः दो प्रकार का, एक का नाम है विभज्योतक, एक का नाम है स्थायी उत्तक, ठीक है। जो विभज्योतक है इसके तीन पार्ट है, शीर्षस्थ विभज्योतक, अंतर्वेशी विभज्योतक, पार्श्वीय विभज्योतक, ठीक है। और स्थायी उत्तक के दो भाग है, सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। समझ में आ गई? सरल स्थायी उत्तक, जटिल स्थायी उत्तक। इस सरल के अंदर तीन पार्ट है रे, वापस से सरल के अंदर कितने पार्ट है? तीन पार्ट है। देखिए ये रो डायग्राम है उत्तक का, पादप उत्तक का, कि क्या क्या है, कौन कौन से अपन डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक बार ये चीज याद रहनी चाहिए, ठीक है, कि विभज्योतक के कितने पार्ट है? तीन, शीर्षस्थ, अंतर्वेशी, पार्श्वीय। स्थायी उत्तक के कितने भाग है? दो, सरल, जटिल। सरल के कितने भाग है? तीन, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। जटिल के कितने हो गए? जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। तो देखिए मृदुतक, इसको कहते हैं पेरेनकाइमा। फिर है स्थूल कोणोत्तक, इसको कहते हैं कोलेनकाइमा, ठीक है। और दृढ़ोत्तक को क्या कहते हैं? स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। और जटिल का क्या हो गया? जाइलम और फ्लोएम। समझ में आ गई? ये है अपना पादप उत्तक का मैटर, ठीक है। अब आगे चलते हैं विभज्योतक। विभज्योतक जो होता है ना वो, उसकी कोशिकाएं, उत्तक है, उत्तक के अंदर क्या होगी? कोशिकाएं। इसकी कोशिकाएं बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, इसमें रसधानी यानी रिक्तिका पाई जाती है, ठीक है ना। केंद्रक झिल्ली बराबर होती है, यानी सब कुछ एकदम सेट होता है, इसलिए इसकी कोशिकाएं जो है वो अत्यधिक सक्रिय होती है। और इसलिए पौधे के वृद्धि वाले भाग में यानी सक्रिय हिस्से के अंदर ये क्या पाया जाता है? विभज्योतक पाया जाता है। समझ में आ गई? यह उत्तक पौधे की सक्रिय वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। विभज्योतक की कोशिकाओं में विभेदन क्या होता है? अपूर्ण होता है। अपन ने कोशिका विभाजन पढ़ा, ठीक है। अब इस उत्तक की, इस विभज्योतक की जो कोशिकाएं हैं उनमें कोशिका विभाजन पूर्ण नहीं होता, अपूर्ण होता है। मतलब अपूर्ण का मतलब समझना कि अभी भी इन कोशिकाओं में विभाजन हो सकता है। विभाजन की क्या क्षमता है? अभी भी ये टूटकर आगे और कोशिकाएं बना सकती है। किसकी? विभज्योतक की कोशिकाएं, ठीक है। इसके बाद में इसमें अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता रे, ठीक है। दिखने में भली छोटी लेन है लेकिन बहुत काम की लेन है,
ठीक है, अभी बताऊंगा आगे क्यों काम के लिए। इसमें अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता। विभज्योतक में ध्यान रखना, अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता। अब विभज्योतक के 3 भाग हैं, शीर्षस्थ विभज्योतक, अंतर्वेशी विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक। शीर्षस्थ नाम से स्पष्ट है, तना और जड़ इनके टॉप पे पाया जाएगा। तना और जड़ के कहां पाया जाएगा? टॉप पे, शीर्ष पे, नाम ही है ना शीर्षस्थ, ठीक है। तो जड़ व स्तंभ के शीर्ष में उपस्थित पौधे की लंबाई में वृद्धि करते हैं। भाई सही बात है, एक तो ठेठ ऊपर है, ठीक है, और ऊपर भी किस एरिया के अंदर जहां अत्यधिक वृद्धि होती है, वृद्धि होगी तो क्या होगी? लंबाई वृद्धि होगी, ठीक है। चलो फिर है अंतर्वेशी। ये अंतर्वेशी जो है शीर्षस्थ विभज्योतक का ही भाग है। सवाल पूछ सके निम्न में से शीर्षस्थ विभज्योतक का भाग कौन है, ठीक है, ऑप्शन दे दे। समझ में आ गया ना चीज। तो अंतर्वेशी जो विभज्योतक है वो शीर्षस्थ का ही भाग है, मुख्यतः घास में तथा पर्ण के आधार पर। कहां पे पाया जाता है? पत्ती के आधार में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? पत्ती के आधार में पाया जाता है। अब इसकी एक खास बात है, जो घास होती है ना, मुख्यतः कहां होता है? घास में। अब घास को कौन खाएगा? शाकाहारी जीव जंतु खाएंगे। आपको पता है कि जब जानवर घास चरते हैं तो चरने के 10-15 दिन बाद अपन देखते घास वापस बड़ी हो जाती है। तो जिस जगह शाकाहारी जीव जंतु घास को खाते हैं उस जगह पत्तियों के आधार में ये मौजूद रहते हैं। उस भाग को पुनर्जीवित करने का काम कौन करते हैं? अंतर्वेशी विभज्योतक। फिर आगे चलते हैं, पार्श्व विभज्योतक। इसका दूसरा नाम क्या है? कैम्बियन। ध्यान रख दो, झट्टे झट्टे अब का नाम आवे नहीं, वे ध्यान रखना। पार्श्व विभज्योतक क्या कहते हैं? कैम्बियन कहते हैं, ठीक है। स्तंभ व जड़ की कहां पे होता है? परिधि में। देखो हेंगू ऊपर है, टॉप मत है, अंतर्वेशी बीचे, ठीक है, और पार्श्वीय साइड में। समझ में आ गई? तो परिधि में होता है, ठीक है। और इसकी वजह से तने और जड़ की परिधि की मोटाई बढ़ती है। पहले छोटा सा पौधा होता है, उसका तना इतना सा, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना होता है ना, वो किसकी वजह से होता है? पार्श्वीय की वजह से। इसको क्या कहते हैं? कैम्बियन। अब कैम्बियन जो है यानी पार्श्वीय जो विभज्योतक है 3 प्रकार के, पूलीय कैम्बियन, नाम याद रख जो रे, पूलीय कैम्बियन, अंतरपूलीय कैम्बियन, पूलीय, अंतरपूलीय और कॉर्क कैम्बियन। पूलीय कैम्बियन, अंतरपूलीय कैम्बियन और कॉर्क कैम्बियन, ठीक है। कौन सा पढ़ लिया अपन ने? विभज्योतक पूरा पढ़ लिया। कौन सा पढ़ लिया? विभज्योतक पूरा पढ़ लिया। मतलब पादप उत्तक, पादप उत्तक अपन पढ़ रहे थे। इधर तो कौन था? विभज्योतक। इधर कौन था? स्थायी उत्तक था। तो अपन ने विभज्योतक पढ़ लिया। अब अपन क्या पढ़ेंगे? स्थायी उत्तक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्थायी उत्तक, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेवो या कुछ भी करो, बट एक चीज मैंने पहले भी आपको बोली थी, अब भी बोल रहा हूं, आप नोट्स मत बनाना। नोट्स बने हुए हैं, टाइम खराब मत करना। हाँ, सोर्स नोट्स बना सकते हो, बाकी रिवीजन आपका यहाँ पूरा हो जाएगा, ये गारंटी है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। हाँ, सरल स्थायी उत्तक। नाम क्या है? सरल स्थायी उत्तक। अपन ने पढ़ा था ना, कितने होते हैं? 3 होते हैं। पेरेनकाइमा, दूसरे का नाम क्या है? कोलेनकाइमा, और तीसरे का नाम क्या है? स्क्लेरेनकाइमा। पढ़े थे अभी, जस्ट अपन ने नाम पढ़े थे। स्थायी उत्तक के अंदर पहला कौन सा है? सरल स्थायी उत्तक। कौन सा है? सरल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक के कितने पार्ट है? 3। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा किसके भाग है? सरल स्थायी उत्तक के। किसके? सरल स्थायी उत्तक के, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला है पेरेनकाइमा। इसको कहते क्या है? मृदुतक। क्या कहते हैं? मृदुतक। यह उत्तक पादपों में सर्वाधिक पाया जाता है। पहले लेनी इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक पाया जाने वाला उत्तक कौन है पादपों में? मृदुतक, जिनका नाम कहीं है पेरेनकाइमा, ठीक है। मुख्य कार्य क्या है? खाद्य संग्रहण। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, पूछ ले पेरेनकाइमा का कार्य क्या है, तो खाद्य संग्रहण। जब इनमें हरित लवक पाया जाता है तो इन्हें हरित उत्तक या क्लोरेनकाइमा कहते हैं। भाई सीधी सी सिंपल सी बात है, इन्हों नाम कहीं है पेरेनकाइमा। अभी अगर इसके अंदर क्या मौजूद है? हरित लवक। हरित लवक को क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट नहीं कहते क्या? तो क्लोरोप्लास्ट जब कहते हैं तब
अगर ये मिल जाएगा इसके अंदर तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरीन काइमा। बस काइमा तो लारे है ही जाए, आगे जोड़नो कहीं है, अटे पेरेन है अटे क्लोरीन है। क्लोरीन क्यों है? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है किसमें? मर्दूतक में। मर्दूतक को क्या कहते हैं? पेरेन काइमा। पेरेन काइमा के अंदर अगर क्लोरोप्लास्ट है तो उसको क्या कहेंगे? क्लोरीन काइमा। बात खत्म। ठीक है, ये उत्तक जलीय पादपों को उत्प्लावकता प्रदान करते रहे। कौन? पेरेन काइमा। होता क्या है कि जो जलीय पादप होते हैं ना, उसके अंदर इन उत्तकों के बीच में रिक्तिकाएं पाई जाती है, अंतरकोशिकीय स्थान पाया जाता है। मैंने बताया था ना अंतरकोशिकीय स्थान का। ठीक है, तो इसमें किसमें? विभज्योतक में। अपन क्या पढ़ रहे हैं? सरल स्थायी उत्तक, और पहले पढ़ा था विभज्योतक। विभज्योतक में अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता, जबकि यहां पे अंतरकोशिकीय स्थान पाया जाता है। उस अंतरकोशिकीय स्थान के अंदर क्या भरी रहती है? हवा भरी रहती है। अब हवा भरी रहती है तो जो पौधा है वो पानी के अंदर क्या करेगा? ले रहे, खाएगा कि नहीं खाएगा? समझ में आ रही चीज? तो अंतरकोशिकीय स्थान पाया जाता है और पादपों को उत्प्लावकता प्रदान करते हैं। मृदुतक होगा। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट पे, कोलेन काइमा। ठीक है, इसको कहते हैं स्थूल कोणो उत्तक। क्या कहते हैं? स्थूल कोणो उत्तक। नाम है इसका कोलेन काइमा। क्या नाम है? कोलेन काइमा। कोशिका भित्ति पर सेल्यूलोज व पेक्टिन का जमाव होता है। किसका जमाव होता है? कोशिका भित्ति पर सेल्यूलोज और पेक्टिन का जमाव होता है, और ये जो है पादप अंगों को लचकमय दृढ़ता प्रदान करते हैं। लचकमय दृढ़ता प्रदान करते हैं कौन? कोलेन काइमा या स्थूल कोणो उत्तक। फिर है दृढ़ोत्तक, इसका नाम है स्क्लेरेन काइमा। इनकी कोशिका भित्ति पर लिग्निन का जमा होता है। किसका जमा होता है? लिग्निन। इसकी कोशिका भित्ति पर क्या है? सेल्यूलोज और पेक्टिन, जबकि स्क्लेरेन काइमा की भित्ति पर लिग्निन। ध्यान रखना, हेंगू पहले कहीं पढ़ियो पेरेन काइमा, कहीं पढ़ियो पेरेन काइमा, फिर क्या पढ़ा? कोलेन काइमा। कोलेन काइमा की भित्ति पर सेल्यूलोज और पेक्टिन, जबकि स्क्लेरेन काइमा की भित्ति पर लिग्निन। ठीक है, इनकी कोशिकाओं में जीव द्रव्य नहीं होता रे। इनकी कोशिकाओं में जीव द्रव्य का ही क्या करे? जीव द्रव्य को कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। जीव द्रव्य को क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। और जिसमें ये नहीं होगा वो कोशिकाएं कैसी होगी? मृत होगी। मृत होगी इसका मतलब उसमें अब कोशिका विभाजन नहीं होगा इसका मतलब पौधे के उस भाग में पाई जाएगी जहां विभाजन नहीं होगा, यानी कठोर भागों में। कौन से भागों में? कठोर भागों में। दो प्रकार होते हैं इसके भी, तंतुमय स्क्लेरेन काइमा और स्केलीराइड स्क्लेरेन काइमा। तंतुमय स्क्लेरेन काइमा और स्केलीराइड स्क्लेरेन काइमा। देखो हिंदी में नाम बड़े याद रह जावे, मर्दूतकन, स्थूल कोणो उत्तकन, दृढ़ोत्तक, लेकिन बात फंसती है इंग्लिश के नामों में। और आजकल आपको पता है कि नाम इंग्लिश के ही पूछते हैं। बायोलॉजी का तो ट्रेंड यही है कि नाम आपको इंग्लिश में ही पूछे जाएंगे। और अभी हवाले किसके हैं? अधीनस्थ बोर्ड के हवाले। ठीक है ना, तो वहां पे आपको पता है क्वेश्चन किस हिसाब से बनते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, पेरेन काइमा, कोलेन काइमा, स्क्लेरेन काइमा। ठीक है, और इस स्क्लेरेन काइमा के कितने प्रकार है? दो, तंतुमय और स्केलीराइड। ठीक है, अपन ने विभज्योतक के अंदर भी एक में 3 प्रकार पढ़े अभी जस्ट। ठीक है ना, जो पार्श्व विभज्योतक था जिसको अपन कैम्बियन कहते हैं, पूलीय कैम्बियन, अंतरपूलीय कैम्बियन और कॉर्क कैम्बियन, 3 टाइप पढ़े थे। तो ये टाइप, इनके नाम, ये चीजें याद रखना, सवाल कैसे भी घूम घाम के बन सकता है। ओके भाई, हो गया काम अपना, आगे चलिए। ओके, हाँ सा सरल स्थायी उत्तक कंप्लीट होगा। अब अपन आगे करते हैं जटिल स्थायी उत्तक। ठीक है, ये उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं जो एक साथ मिलकर कार्य करती हैं। अब देखिए, ये लाइन अपन ने छोड़ दी थी सरल स्थायी उत्तक की। देखिए अपन क्या पढ़ रहे हैं? पादप उत्तक। क्या पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं पादप उत्तक। ठीक है, पादप उत्तक के अंदर अपन ने पहले क्या पढ़ा?
विभज्योतक पढ़ा, ठीक है। और विभज्योतक के बाद में अपन क्या पढ़ रहे हैं, स्थायी उत्तक पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। स्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक तो है सरल स्थायी उत्तक, एक है जटिल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक के अंदर भी अपन ने तीन प्रकार पढ़े हैं ना, एक तो पेरेनकाइमा, एक कोलेनकाइमा, और तीसरा क्या पढ़ा रहे, स्क्लेरेनकाइमा। पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ठीक है। और जटिल उत्तक अभी अपन ने पढ़ा नहीं। विभज्योतक के कितने भाग थे अपने पास, तीन भाग थे ना। एक तो क्या था, शीर्षस्थ था, दूसरा क्या था रे, अंतर्वेशी, और तीसरा क्या था, पार्श्वीय। इस पार्श्वीय को क्या कहा था, कैम्बियन। और इसके कितने भाग थे रे, तीन भाग, पूल्य, अंतरपूल्य और कॉर्क। समझ में आ गई चीज, चलिए ओके। यहां तक अपन थे स्थूल कोण उत्तक, तंतुमय और स्केलेराइड। अब अपन आगे चलते हैं जटिल स्थायी उत्तक। जटिल स्थायी उत्तक जो है, ये उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं जो साथ मिलकर कार्य करती हैं, ठीक है। फिर वो लाइन बच गई रे। सरल स्थायी उत्तक के अंदर की जो कोशिकाएं हैं, उनका कार्य, उनकी उत्पत्ति और उनका आकार क्या होता है, समान होता है। बस ये बताना चाहता हूं। जो सरल स्थायी उत्तक पढ़ा, उनकी कोशिकाओं का आकार, उत्पत्ति और कार्य तीनों क्या होते हैं, समान। यानी एक जैसी कोशिकाएं मिलकर अगर कोई उत्तक बनाएगी तो सरल उत्तक है ना। और अगर कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की एक यूनिट की जैसे काम कर रही है तो जटिल स्थायी उत्तक, ये ध्यान रखना है। अब इसके अंदर पहला है जाइलम। पहला क्या है, जाइलम। जाइलम क्या करता है कि जड़ों द्वारा जल और खनिज लवण को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है, यानी पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। जबकि फ्लोएम क्या करता है, भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। ये दो डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, मेन डिफरेंट है। पहला जाइलम, देखो यही बता देता हूं। देखो ज से क्या लेना है रे, जल। ज से क्या लेना है, जल। साथ में क्या जाएगा, खनिज लवण, ठीक है। अब जल कहां होता है, जमीन में। ज से जल, ज से जमीन। जमीन में कौन है, जड़ें। तो ये जड़ें क्या करती है, जल और खनिज लवण को ऊपर लेके जाती है। कौन से उत्तक के द्वारा, जाइलम के द्वारा। कहां तक, पत्तियों तक। बात क्लियर। फिर है फ्लोएम। फ से ले लो रे फूड, क्या ले लो, फूड। फ्लोएम में फ से क्या ले लिया, फूड। फूड का मतलब पत्तियों के अंदर जल चला गया, खनिज लवण चला गया, प्रकाश संश्लेषण हो गया, भोजन बन गया। अब वो भोजन वापस फ्लोएम के द्वारा पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। ओके, ठीक है। अब अपन इसको पढ़ते हैं। जाइलम, यह खनिज लवणों तथा जल को तने व पत्तियों तक पहुंचाता है। क्लियर। यह चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है। कौन, जाइलम। फ्लोएम भी चार है, जाइलम में भी कितनी है, चार। फ्लोएम में भी कितनी है, चार। चार नाम याद रखना है। पहली वाहिनिका, दूसरी वाहिका, वाहिनिका, वाहिका। समझ में आ रही, वाहिनिका, वाहिका। ये थोड़ी ज्यादा छोटी होती है, ये इससे बड़ी होती है। फिर जाइलम तंतु और जाइलम मर्दूतक। जाइलम मर्दूतक, मर्दूतक को क्या कहते हैं, पेरेनकाइमा। क्या कहते हैं, तो एक बात बता दूं आप लोगों को कि जाइलम मर्दूतक की जगह जाइलम पेरेनकाइमा लिखेड़ो भी आ सके। समझ में आ रही है ना चीज। तो जाइलम ऑप्शन में आ गया, ठीक है, कि निम्न में से जाइलम का भाग नहीं है या है। आपने जाइलम मर्दूतक पढ़ा, अब मर्दूतक तो पढ़ा, पेरेनकाइमा होता है, ठीक है, लेकिन यहां भूल गए तो जाइलम पेरेनकाइमा भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है साथियों, अब अपन आगे चलते हैं। तो जाइलम, जाइलम कितनी कोशिकाओं बन रहा है, चार। वाहिनिका, वाहिनिका, वाहिका, जाइलम तंतु, जाइलम मर्दूतक या जाइलम पेरेनकाइमा। ठीक है। फिर ये जो तीन है ना, वाहिनिका, वाहिका और जाइलम तंतु, इनमें प्रोटोप्लास्ट नहीं होता है, जीव द्रव्य नहीं होता। किसमें, जाइलम की तीन कोशिका की वाहिनिका, वाहिका, जाइलम तंतु,
इन तीनों में प्रोटोप्लास्ट नहीं होता, जीवित द्रव्य नहीं होता। अभी बताया था जहां जीव द्रव्य नहीं वहां जीवन नहीं, जीवन नहीं तो कोशिका केड़ी रही रे, मृत कोशिका है। केड़ी कोशिका है? मृत कोशिका है। फिर जाइलम मर्दूतक एकमात्र जीवित कोशिका, यानी इस उत्तक, इस कोशिका, ये जो कोशिका है इसमें पूछ सकते क्या प्रोटोप्लास्ट होता है? हां होता है। जाइलम मर्दूतक जो है उसमें प्रोटोप्लास्ट होता है, जीव द्रव्य होता है, इसलिए ये क्या है? जीवित कोशिका है। इंपॉर्टेंट चीज, जो जाइलम मर्दूतक कोशिका है, जो जाइलम मर्दूतक कोशिका है वो जल का त्रिज्य संवहन भी करती है। इंपॉर्टेंट है, जो दिमाग में रख लीजो। जल का त्रिज्य संवहन कौन करता है? जाइलम मर्दूतक करता है। कौन करता है? जाइलम मर्दूतक करता है। क्या करता है? जल का त्रिज्य संवहन करता है। कौन? जाइलम मर्दूतक। जाइलम पेरेन्काइमा। अपन क्या पढ़ रहे हैं? जटिल स्थायी उत्तक। जटिल स्थायी उत्तक के अंदर कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की होती है लेकिन एक यूनिट के जैसे काम में करती है, जबकि सरल स्थायी उत्तक के अंदर कोशिकाओं का आकार, उत्पत्ति और कार्य एक जैसा होता है, यानी एक जैसी कोशिकाएं कार्य करती है। ठीक है। फिर इसमें पहला अपन ने पढ़ा जाइलम। क्या पढ़ रहे हैं? जाइलम। जाइलम से ज से जल, जल और खनिज लवण को ये जाइलम जो है पौधे के पत्तियों तक पहुंचाता है। ठीक है। और ये 4 कोशिकाओं से मिलकर बनता है कौन? जाइलम। वाहिका जाइलम तंतु, जाइलम पेरेन्काइमा। जो वाहिका जाइलम तंतु, इन तीनों के अंदर प्रोटोप्लास्ट नहीं होता, ये मृत होती है, जबकि जाइलम मर्दूतक या जाइलम पेरेन्काइमा के अंदर प्रोटोप्लास्ट होता है, जीव द्रव्य होता है, ये जीवित होती है। और एक इंपॉर्टेंट बात कि ये जल का त्रिज्य संवहन करती है। बात समझ में आ गई सा? ठीक है। भूलना नहीं है, 1-2 बार देख लेना। ठीक है। बूस्टर रिवीजन क्लास है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना ताकि आपके साथियों का भी भला हो सके। वैसे साथ यार भला कोई नहीं चाहे। 3 इडियट मूवी देखी थी ना, जिसमें वो अपना 2 नाम देखते हैं सबसे नीचे, है ना, कि अपना लास्ट है, फर्स्ट नंबर नहीं देखते हैं कि दोस्त फेल हो गया तो उनको दुख होता है। फिर पता चलता है कि दोस्त फर्स्ट रैंक पे आ गया तो ज़्यादा दुख होता है। तो दोस्तों का भला तो कौन सा है, फिर भी कर देना। ठीक है ना, मेरे लिए कर देना। ठीक है। चलते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन? जाइलम। जाइलम पढ़ रहे हैं अपन। तो जाइलम कितने प्रकार के होते हैं? 2। प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। नाम कही है प्रोटोजाइलम, एक रो नाम कही है मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम पहली बने, मेटाजाइलम पच बने। समझ में आ गई? यानी पहले कौन बनता है, पहले किसकी उत्पत्ति होती है? प्रो पहली, मेटा पच। प्रोटोजाइलम की उत्पत्ति पहले, मेटाजाइलम की उत्पत्ति बाद में। समझ में आ गई? जो प्रोटोजाइलम है उसको आदि दारुक कहते हैं। इंपोर्टेंट नाम है, बहुत खतरनाक नाम है, इंग्लिश का नहीं हिंदी का, लेकिन फिर भी आदि दारुक। जैसे अपन ने उपांति भवन पढ़ा था ना अर्धसूत्री विभाजन के अंदर, है ना, नाम इंपोर्टेंट था। आदि दारुक कहते हैं किसको? प्रोटोजाइलम को कहते हैं। क्या कहते हैं? आदि दारुक। ये पहले बनता है कौन? प्रोटोजाइलम। मेटाजाइलम बाद में बनता है। बिल्कुल बात सही है। अब ये रे अंत दारुक नहीं, अंत दारुक नहीं, अंतः आदि दारुक। अंतः आदि दारुक ये अपना पेड़ का तना है। इस तने के अंदर अगर प्रोटोजाइलम बीच में है, अगर प्रोटोजाइलम कहाँ है? बीच में, और मेटाजाइलम कहाँ है? परिधि पर। ध्यान से सुनना, नाम याद रखना सिर्फ एक प्रोटोजाइलम। अगर तने में प्रोटोजाइलम बीच में है, मेटाजाइलम परिधि पर है, तो इस प्रकार के जाइलम को क्या कहेंगे? अंतः आदि दारुक। तने में प्रोटोजाइलम केंद्र में और मेटाजाइलम परिधि पर, इसको क्या कहेंगे रे? अंतः आदि दारुक। अंतः आदि दारुक, अंतः का मतलब प्रोटोजाइलम अंदर। फिर बाह्य आदि दारुक, बाह्य आदि दारुक के अंदर प्रोटोजाइलम बाहर। लेकिन यहां पर क्या है रे? ये तो था तना, अब क्या है? जड़। अगर जड़ के अंदर ये जो प्रोटोजाइलम है ये परिधि पर है और मेटाजाइलम बीच में है, तो इसको बाह्य आदि दारुक कहते हैं। बाह्य आदि दारुक। मूल में प्रोटोजाइलम परिधि की ओर तथा मेटाजाइलम केंद्र की ओर। अगर ऐसा होता है तो अपन इसको क्या कहते हैं? बाह्य आदि दारुक। ठीक है। और जाइलम वगैरह
अब जाइलम के अंदर आप लोगों ने पढ़ लिया है पूरा, देख लिए एक बार वापस, ठीक है, कोई दिक्कत। और इसके दो प्रकार, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। फिर अंत आदि दारुक यदि जाइलम प्रोटोजाइलम बिचे तने में, ठीक है, और बाह्य आदि दारुक जब प्रोटोजाइलम बाहर जड़ में। ओके, हो गया जाइलम। चले आगे, अब अपन बात करते हैं फ्लोएम की। चलिए साहब, हाँ सा फ्लोएम, इसका कार्य भोजन को पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना है। बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट से क्या लेना है, फूड को क्या करना है, विभिन्न भागों तक। भाई अब रसोई में खाना बने, ठीक है, अब पहले तो क्या था कि सब एक जना बैठ के खाते थे चौक के अंदर, ठीक है। जब रसोई में खाना बनता था, जब खाना बनता था तब चौक महीने यहाँ मम्मी बैठ जाती थी और अटे वे अपना कहीं कह जगह कटोरदान सब्जियां रो कड़ा लियो सब रख देते। ए पप्पा ने जीजी ने भाई ने काका ने हैंग बैठ जाते, ठीक है। फिर सबकी थाली के अंदर एक साथ खाना डलता था, सब एक साथ खाते थे। तो भोजन का क्या हो गया, विभाजन हो गया, भोजन वितरित हो गया। आज टाइम में कहीं है हैंग अलग अलग कमरा में जा जान बैठे। कारण कहीं फोन, कारण कहीं है फोन, ठीक है। फोन चलाओ तो रोटी खाए दे, है ना। फोन चलाओ तो गाड़ी चलाए, फोन चलाओ तो मतलब हर चीज़ में ये जरूरी हो गया है, ठीक है ना। तो गलती है, क्या कर सकते हैं। लेकिन इसके बिना क्या थार बिना बने ही नहीं, और थारे मारे बने ही नहीं, थारे बिना हरे ही नहीं। जो बात है, मोबाइल के बिना बनती भी नहीं है, मोबाइल के बिना काम भी नहीं चलता है। तो चलो आगे चलते हैं फ्लोएम, ठीक है। इसका कार्य क्या है, भोजन को पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। इसमें 4 कोशिकाओं का, मैंने बोला था ना, जाइलम में भी कितनी है, 4। जाइलम भी कहीं है, गिनो, वाहिका, जाइलम तंतु, जाइलम मृदुतक, पेरेन्काइमा। इसमें चालनी नलिका सहकोशिका, फ्लोएम रेशे और फ्लोएम मृदुतक। बात आगे जरे, ये रेशे का मतलब तंतु नहीं होता क्या, तो फ्लोएम तंतु, फ्लोएम मृदुतक, वहां जाइलम तंतु, जाइलम मृदुतक, ठीक है ना। अब देखिए, इन चालनी नलिकाओं में केंद्रक नहीं होता, लेकिन इस सह कोशिकाओं में केंद्रक होता है। तो जो सह कोशिका का केंद्रक होता है ना, वो चालनी नलिका को नियंत्रित करता है, उसके कामों को नियंत्रित करता है, क्योंकि वहां ही नहीं केंद्रक, ठीक है। फिर ये जो सह कोशिकाएं होती है, ये चालनी नलिका के अंदर दाब विभव बनाकर रखती है। सह कोशिकाएं कहो चाहे सहचर कहो, और बता दूं आप लोगों को, सहचर भी आ सकता है। सह कोशिकाओं के अंदर केंद्रक होता है जो चालनी नलिकाओं के कार्य पर नियंत्रण रखता है। दूसरी चीज, सह कोशिकाएं ही चालनी नलिकाओं के अंदर दाब विभव को बनाकर रखती है। तीसरा है फ्लोएम रेशे या फ्लोएम तंतु, छोड़ो इसको। चौथा है फ्लोएम मृदुतक, फिर वही चीज पेरेन्काइमा। मृदुतक को क्या कहते हैं, पेरेन्काइमा। ये स्क्लेरेन्काइमा से बनते हैं। देखो बड़ी मस्त चीज है, फ्लोएम नाम का ही है, फ्लोएम मृदुतक बनता किससे रे, स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा को अपन ने क्या कहा था, दृढ़ोत्तक कहा नहीं था, हैं? जो अपन ने सरल स्थायी उत्तक पढ़े थे, मृदुतक, स्थूल कोणोत्तक, दृढ़ोत्तक। अब नाम इनो मृदुतक बनियोड़ो किनो है, दृढ़ोत्तक, ये ध्यान रखना। फ्लोएम पेरेन्काइमा किससे बनता है, स्क्लेरेन्काइमा से बनता है। किससे बनता है, स्क्लेरेन्काइमा। वैसे एक बात बता दूं, अपन बात है ऐसी, कैसी, हाँ, ये जो अपन विभज्य तक शुरुआत में पढ़ा था ना, होता क्या है कि कोशिकाएं आपस में मिली तो उत्तक बना। फिर धीरे धीरे कोशिकाओं के समूह के जो कार्य होते हैं, उन कार्यों में बंटवारा हो जाता है, या धीरे धीरे जो कोशिकाएं होती है उनमें विभेदन की क्षमता खत्म हो जाती है। तो फिर वो धीरे धीरे विभज्योतक से सरल स्थायी उत्तक बनता है, सरल स्थायी उत्तक से स्थायी उत्तक बनता है, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, इस प्रकार से। यानी कड़ी यहां से शुरू हो रही है, ऐसे अलग अलग कोई नहीं बनता। यहां से ये बना, यहां से ये बना, यहां से ये बना। अब जो विभज्योतक था, इसको अपन ने क्या बोला था, इसमें विभाजन अपूर्ण होता है, यानी अभी भी विभाजन की क्षमता हो रही है उसमें, यानी अभी भी विभाजन कर सकते हैं। तो धीरे धीरे विभाजन होता रहेगा, लास्ट में जाके विभाजन की क्षमता खत्म हो जाएगी,
तो स्थायी में आ जाएगा। अब स्थायी में पहले किस में आएगा? सरल में आएगा, फिर किस में आएगा? जटिल में आएगा। ये ऐसे सीरीज चलती रहती है। ठीक है सर, चलने आगे। तो सह कोशिकाओं को सहचर भी कहते हैं, ध्यान रखना। और इसका ध्यान रखना पक्का, एक फ्लोएम मर्दूतक। अब देखो, जाइलम मर्दूतक भी है, फ्लोएम मर्दूतक भी है। जाइलम मर्दूतक एकमात्र जीवित कोशिका है किसमें? जाइलम के अंदर, और त्रिज्य संवहन करती है। ठीक है, और जो फ्लोएम मर्दूतक है वो स्क्लेरेनकाइमा से। ऐसा नहीं तुम लोग जाइलम को स्क्लेरेनकाइमा से बना दो, ध्यान रखना। जाइलम त्रिज्य संवहन जीवित कोशिका, जाइलम मर्दूतक जो है वो जीवित कोशिका है, त्रिज्य संवहन है, जबकि फ्लोएम मर्दूतक है वो दृढ़ोतक से बनता है, यानी स्क्लेरेनकाइमा से बनता है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा हो? मर्दूतक, ऐसा सब नाम याद, मर्दूतक पेरेनकाइमा, स्थूल कोणोत्तक कोलेनकाइमा, दृढ़ोत्तक स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, ओके। अब एक बात ध्यान रखना रहे, चालनी नलिका, सह कोशिका, फ्लोएम रेसे यानी फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मर्दूतक, ये चारों की चारों कोशिकाएं उत्तक की कोशिकाएं हैं। ये चारों की चारों कोशिकाएं एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? एंजियोस्पर्म में पाई जाती है, जबकि जिम्नोस्पर्म के अंदर एल्बुमिनी कोशिकाएं पाई जाती है। दोनों लेना, खतरनाक तरीका, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। ठीक है, चालनी नलिका, सह कोशिका, फ्लोएम रेसे, फ्लोएम मर्दूतक। फ्लोएम के जो चारों हिस्से हैं वो किस में पाए जाते हैं? एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? एंजियोस्पर्म में। जबकि जिम्नोस्पर्म में कौन सी कोशिका? एल्ब्यूमिनी कोशिका, एल्ब्यूमिनी कोशिका, जिम्नोस्पर्म एल्ब्यूमिनी कोशिका, जिम्नोस्पर्म एल्ब्यूमिनी कोशिका, जिम्नोस्पर्म एल्ब्यूमिनी कोशिका। कहां? जिम्नोस्पर्म में कौन सी? एल्ब्यूमिनी कोशिका पाई जाती है। बाकी फ्लोएम की चारों कोशिकाएं किस में रे? एंजियोस्पर्म में। जिम्नो में कहीं है एल्बू, और एंजियो में कहीं है एचआर। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये अपने आज का मामला यहां खत्म होता है। एक बार क्विक रिवीजन अपन कर लेते हैं। ये इसका पार्ट फर्स्ट है भाई, ध्यान रख लेना। ठीक है, ये जो है इसका पार्ट कौन सा है? फर्स्ट पार्ट है। पादप और जंतु उत्तक का पार्ट कौन सा है? फर्स्ट है, क्योंकि अपन ने आज सिर्फ क्या पढ़ा है? पादप उत्तक पढ़ा है, जंतु उत्तक कल पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो ये अपना क्या है? हाँ सा, सबसे पहले विषाणु पढ़ा था। ठीक है, अपूर्ण कोशिका है, अनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, प्रत्येक कण को अपन क्या कहते हैं? विरियन कहते हैं, और इसके चारों ओर के खोल को क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। आकार आता है 30 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर का। ठीक है, संश्लेषण किसका करता है? न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन का। ठीक है, इसके प्रकार कितने हो रहे? 3, प्राणी, पादप, जीवाणुभोजी। जीवाणुभोजी के अंदर एक कौन सा वायरस है? T4 वायरस। कौन सा वायरस? T4। ठीक है, और ये T4 वायरस के जीवाणु है तो वायरस, लेकिन इसका जीवाणु का नाम क्या है? एशेरिकिया कोलाई। क्यों कोलाई? अरे एशेरिकिया कोलाई है। क्यों कोलाई है? एशेरिकिया। आगे चलते हैं। उत्तक के अंदर अपन ने पढ़ा था पादप उत्तक और विभज्य उत्तक और स्थायी उत्तक। शीर्षस्थ शीर्ष भाग में पाया जाता है। ठीक है, अंतर्वेशी पत्तियों के आधार में पाया जाता है। शाकाहारी जीवों द्वारा खाए जाने वाले भागों को पुनः जीवित करता है। पार्श्वीय परिधि में पाया जाता है, तने में मोटी होती है। ठीक है, और इसको कहते हैं क्या है? कैम्बियन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैम्बियन, पूलीय कैम्बियन, अंतरापूलीय कैम्बियन और कॉर कैम्बियन। फिर मर्दूतक पेरेनकाइमा। ठीक है, सबसे ज्यादा पाया जाता है कौन? पेरेनकाइमा। ठीक है, फिर स्थूल कोणोत्तक अपने सेलुलोज और पेक्टिन की परत होती है, और इस पे लिग्निन की परत होती है। ठीक है ना? देखो, जड़ स्तंभ के शीर्ष में होता है, पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। अंतर्वेशी के अंदर विभज्यतक का ही भाग है, शीर्षस्थ विभज्यतक का। ठीक है ना? मुख्यतः घास में पण के आधार पर होता है। ये हो गया अपना। आगे चलते हैं। सरल स्थायी उत्तक सर्वाधिक कौन सा होता है? पेरेनकाइमा। कार्य क्या? खाद्य संग्रहण, हरित लवक पाया जाता है तो क्लोरेनकाइमा।
और जलीय पादपों को उत्प्लावकता प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद में कोलेनकाइमा सेलुलोज और पेक्टिन की परत होती है, लचक में दृढ़ता प्रदान करते हैं। स्क्लेरेनकाइमा लिग्निन की परत होती है और इनमें जीव द्रव्य नहीं होता। ठीक है, नहीं होता तो मृत होती है, मृत होती है तो कठोर भागों में पाई जाती है। ठीक है, दो प्रकार होते हैं, तंतुमय स्क्लेरेनकाइमा और स्केलिराइड स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, जटिल स्थायी उत्तक जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के कितने भाग होते हैं? 4, वाहिका, वाहिनिका, वाहिका, जाइलम तंतु। ये तीनों मृत, क्योंकि इसमें प्रोटोप्लास्ट नहीं होता। ये जीवित त्रिज्य संवहन कर सकती है, किसका? जल का। ठीक है, फिर आ गया, ये दो प्रकार का है, कौन? जाइलम, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। अंत आदि दारुक, बाह्य आदि दारुक। अंत आदि दारुक के अंदर जाइलम बीच में, प्रोटोजाइलम बीच में और मेटाजाइलम बाहर, जबकि बाह्य आदि दारुक के अंदर जड़ में होता है और प्रोटोजाइलम जो है वो बीच में, अंतजाइलम बाहर। ठीक है ना। फिर आ गया अपना फ्लोएम। फ्लोएम के अंदर क्या है? इसमें भी 4 कोशिकाएं होती है। इंपोर्टेंट कौन सी है अपनी? फ्लोएम मर्दूतक, क्योंकि नाम मर्दूतक है, बनती किससे है? स्क्लेरेनकाइमा से। ठीक है, फिर एक चीज, ये जो चारों हैं ये सिर्फ कौन से जीवों में, कौन से पादपों में पाई जाती है? एंजियोस्पर्म में, जबकि जिम्नोस्पर्म के अंदर कौन सी होती है? एल्बुमिनी। ठीक है, ये अपना क्लास आज की होती है खत्म। तो सबको एक बार फिर से राम राम, जय श्री कृष्णा। ठीक है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा करो शेयर, सब तक पहुंचाओ। मिलते हैं अपन अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।